महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वो अपने परिवार से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों के निर्माता खुद हो। मेरा नाम संगीता गौड़ है। मैं सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। महिला सशक्तिकरण आज हमारे आज़ाद देश की सबसे बड़ी परिभाषा है, जहाँ पर हमारे महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी। हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बनी। तो देखा जाए तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन फिर भी गाँव के अंदर देखा जाए तो पिछड़े वर्गों में देखा जाए तो आज भी ये स्थिति है कि महिलाएं जो है घरों से निकलने में डरती है, क्योंकि हमारा समाज जो है इस चीज़ की अनुमति कहीं ना कहीं नहीं देखती। तो महिलाएं रुकी हुई है, लेकिन मैं हमेशा, मेरी पूरी टीम जो है, पूरी महिलाओं की टीम है, किसान महिलाओं से जुड़ी हूँ। और मैं सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के अलावा भारतीय जैविक महिला किसान उत्पादक संघ की अध्यक्ष हूँ। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? मेरा नाम पिंकी है। मेरी उम्र 29 साल। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं इस काम में 6 साल हो गए मुझे। परिवार में कितने लोग होंगे आपके? हम लोग 4 सदस्य हैं। तो आपको तो घर का, जैसे आप औरत हो तो आपको तो घर का भी काम करना पड़ता होगा और यहाँ का भी आप काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल, घर का भी यहाँ का भी। तो आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे कर लेते हो दोनों जगह का काम, घर का भी और यहाँ का भी? प्रॉब्लम नहीं होती? बहुत सिंपल है, मेहनत तो करनी पड़ती है, ये तो लाइफ का पहले है। सही बात है ये तो। दूसरी बात यह है कि क्या नाम से जब हम मेहनत करते हैं तो अब टाइम का भी पता नहीं चल पाता और काम भी इजीली हो जाता है फटाफट। सही समर्थन दिए जाने पर महिलाओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत में भी हमने महिलाओं को अनेकों भूमिकाओं में देखा है, प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष यात्री, उद्यमी, बैंकर और बहुत कुछ। इसके अलावा महिलाओं को परिवार की रीढ़ भी माना जाता है। घरेलू कामों से लेकर बच्चों के पोषण तक वे कई जिम्मेदारियां संभालती है। यही कारण है कि वे मल्टीटास्किंग में महान है और अक्सर कई कामकाजी महिलाएं पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच कुशलता से बाजी मारती है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय, लैंगिक भेदभाव, राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है, जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। महिलाओं के पास एक परिवार के भविष्य और विकास के साथ साथ पूरे समाज को विकसित करने के लिए अधिक क्षमताएं हैं। इस प्रकार हर महिला को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से विकसित होने और अपनी पसंद बनाने में मदद करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोनिका शर्मा। और आपका? मेरा नाम है सीमा देवी। मेरी उम्र है 32। और आपकी? 34। क्या काम करते हैं सीमा जी और मोनिका जी? मैं एक कॉलेज में काम करती हूँ। अच्छा, और आप? मैं भी कॉलेज में ऑफिस में प्यून का काम करती हूँ। हम घर का काम तो संभाल लेते हैं और कॉलेज का भी करना पड़ता है, क्यों एक जने से तो घर चलता नहीं है, तो दोनों को हिल मिल के करना पड़ता है। महंगाइयाँ इतनी बढ़ चुकी है, तो इस वजह से मैं कॉलेज का भी करती हूँ और घर का भी करती हूँ और अपने बच्चे भी संभालती हूँ। ये तो अच्छी बात है। तो मोनिका जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पियोन का काम करते हैं कॉलेज में, तो काम करने पे तो बहुत से चैलेंजेस, बहुत से बाधाएं आती है काम करने पे, तो क्या आपको कभी कोई बाधा फेस करना
करनी पड़ी कॉलेज में काम करते हुए? कुछ प्रॉब्लम्स हुई आपको? बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन अपना इधर से सुने और इधर से निकाल देने का काम है और अपने मर्जी से काम। सुनना एक अपनी जगह होता है, लेकिन सुन के आगे निकलना वो अपनी जगह होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्पिरिट है, बहुत अच्छी बात है। सुनाने वाले तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि पीछे रहे, अच्छे रहे, लेकिन हम लोग और ये वक्त ऐसा है कि महंगाई को देखते हुए दोनों अगर घर वाले अगर दोनों मैया बीवी या कुछ भी हो एक साथ चलते हैं, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, तो आगे निकल सकते हैं। और दुनिया की सुनेंगे तो दुनिया के साथ पीछे। नारी एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किलों का सामना करने की क्षमता रखती है। अपनी क्षमता और सहनशीलता के बलबूते वह आज हर मुकाम को छू रही है। आज के समय में नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम अभी आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जिन्होंने पूरी नारी जाति का नाम रोशन करने के साथ साथ कई ऐसी कीर्तिमान अपने नाम किया है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट अवार्ड हो या फिर नेशनल अवार्ड। उनका नाम भारत की टॉप 100 महिला अचीवर्स में भी दर्ज है। तो आइए आपको मिलाते हैं ऋचा गौड़ जी से। मैम, आपकी नज़र में महिला क्या है? आप महिला को किस तरह डिफाइन करेंगे? एक महिला एक वुमेन, वो प्लस मैन से ही वुमेन बनता है, और उस वुमेन में मैन भी है और वुमेन भी है, और इनको अगर मिलाते हैं तो एक कंप्लीट जर्नी होती है। तो महिला बोले या गर्ल्स बोले या वुमेन बोले, तो इसका क्योंकि हम लोग इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, हम लोग अपने अभियास डॉटर्स भी हैं, हम लोग फैमिली भी संभालते हैं, हम लोग टीचर्स भी हैं, बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं, और जिसमें ज़रूरत पड़ती है मैन की एज अ सपोर्ट। तो जो वो वुमेन जिनसे जो सपोर्टर्स हमारे पास जुड़ के बना है, वुमेन ही मैन के जो है कंप्लीट करता है, मैन से वो भी वुमेन ही कंप्लीट करती है। तो ऐसे ही एक साइकिल है। तो मेरे हिसाब से वो प्लस मैन इज इक्वल टू वुमेन। और मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं? जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जो 10 स्टूडेंट्स के साथ मैंने स्टार्ट करा। मेरा जो फील्ड था वो फाइटिंग स्पोर्ट्स था, ताइक्वांडो से मैंने कोचिंग करना स्टार्ट करा एज अ पॉकेट मनी। मुझे नहीं पता था कि वो एक छोटी सी क्लास से कोचिंग मेरे को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा देगी। वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे में कोई ऐसा कोचिंग स्किल है, और मैं कोच बनने के लिए इतनी मेहनत करूँगी और फीमेल कोच बन के आगे आऊँगी। तो कहीं ना कहीं दामिनी जो निर्भया केस से मुझे बहुत आई थिंक मैं 17 ईयर्स की थी, तो मैंने जब वो आर्टिकल पूरा डेप्थ में पढ़ा तो उससे बहुत परेशान हुई थी। कुछ मेरे अंदर हेल्पिंग नेचर भी है, प्लस एक तरफ हेल्पिंग नेचर है तो एक तरफ एग्रेसिव नेचर भी है। तो मेरे मार्शल आर्ट में पूरा वो फिट बैठ गया और सेल्फ डिफेंस में भी फिट बैठ गया, और उसको सीखने के लिए मैंने बहुत रिसर्च करके सीखा, और आज वो 5 स्टूडेंट्स से 2 लाख स्टूडेंट्स की जर्नी बन गई। तो ऐसे पहुंची मैं प्लेयर से कोच से बन। तो मैम, आपको क्या लगता है कि अभी आपने भी मार्शल आर्ट में किया है, तो एक फीमेल को उस स्टेज से उठा के किसी अप लेवल तक ले जाने में, तो उसमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई? अभी कहते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, तो यहाँ तक आने में एक लेवल टचअप करने में कितनी प्रॉब्लम्स आई? अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे भी? है भी ऐसा सिचुएशन? जब मैं एज अ प्लेयर खेल रही थी तो मैं देखती थी कि बड़ा स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स हो रहा है, जिनका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुपिज्म है, उन ग्रुप्स को तो क्लियरली स्कोरिंग लेके जिता देते हैं। फिर जब मैं मेरा प्लेइंग और कोचिंग साथ साथ स्टार्ट हो गया, मैंने ऐसा पॉकेट मनी स्टार्ट किया था कि मैं अपने नेशनल की फीस जो है निकाल लूँगी छोटे से लेवल पे। एमएनआईटी में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने नोटिस किया कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि ये फीमेल तो कैसे सिखाएगी, फीमेल मतलब क्योंकि फीमेल में थोड़ा स्ट्रेंथ कम होता है, वो गॉड गिफ्ट है, ब्रेन हमारा ज़्यादा है, हम इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होते हैं, प्रोवोक नहीं होते, ईगो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे जेंडर में नहीं है पर हमारे पास है। तो वो ट्रस्ट जीतने में बहुत टाइम लगा, बट क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के भी मेडल लेके आते थे, मैं भी फाइटिंग स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ रही थी, और तो पेरेंट्स ने ट्रस्ट करा सबसे पहले, मतलब पब्लिक ने हमें ट्रस्ट करा।
पब्लिक ने, जब पेरेंट्स ने ट्रस्ट करा, जो हमसे बड़े हैं, जिनके बच्चे खुद आ रहे हैं, फिर जाके जो यूथ है उन्होंने ट्रस्ट करना सपोर्टर्स। हाँ, जब हम रिजल्ट देते हैं ना, तो फिर आप रिजल्ट अपने आप लोग भागते चले जाते हैं, ये लाइन सच है। उसी से ही धीरे धीरे ईयर बाई ईयर 6 मंथ्स में कुछ दिन तो अच्छे जाते थे, कुछ दिन ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स हो रही है, मैं अकेली कोच हूँ, पूरी टीम को लेके मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। शुरू में लगता था कि क्या कर रही हूँ, मतलब कि छोड़ो, तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सब तुम मैच कर लो। तो अभी भी आपके मतलब जो मम्मी पापा पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ है कि बेटा अभी नहीं, थोड़ी बहुत कहीं से रेस्ट्रिक्शन वगैरह? नहीं, इसमें एक चीज़ था कि और मेरे फादर ने देखा कि पूरी जुनून से कर रही है, इंटरेस्ट से कर रही है, इंटरेस्ट वाला फील्ड है, इतना इंटरेस्ट से मैंने स्टडीज़ भी नहीं करी, तो बस वो इंटरेस्ट पार्ट देखा उन्होंने, और उन्होंने ये देखा कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं स्टडीज़ में एवरेज स्टूडेंट थी, और मुझे ये देखा था कि मुझे MBA नहीं करना है, मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना है ना, सुबह से लेकर सिस्टम के सामने बैठे, तो वो नहीं था। तो मैंने इसको कोचिंग को अपना थोड़ा सा सेकंड प्रोफेशन बनाया। फर्स्ट मैंने एज ए प्लेयर किया, और जब ईयर बाई ईयर ये इंक्रीज होता गया, तो मैंने देखा कि पुलिस को भी सिखा रहा हूँ। कॉलेज डेज में तो पुलिस को सिखाने का मैं चांस कर रहा था, और थोड़ा शायद मेरे फादर लेक्चरर हैं, तो वो कोचिंग जो टीचिंग स्टाइल है वो शायद है मेरे अंदर, तो वो गाइडेंस भी है, तो मेंटोरशिप मुझे मिली, गलत गाइडेंस भी मिली और राइट गाइडेंस भी मिली। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बहुत सारे हर्डल्स भी आए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैं मुआय थाई किक बॉक्सिंग भी खेलती हूँ और रिंग में फ्री स्टाइल खेली जाती है, तो ऐसा भी बोला जाता था कि नहीं आप सिर्फ टाइकोंडो खेलोगे वरना बैन करते हैं, या मुआय थाई खेलोगे वरना बैन करते हैं, आप एक ही टीम खिला सकते हो। बट चुपके मैं आई थिंक आई वाज अ लोन पर्सन जिसने दोनों में नेशनल और इंटरनेशनल खेला, तो एक स्पोर्ट खेलते थे, मैंने दोनों में रिप्रेजेंट करा। तो मेरा मॉर्निंग 6 to इवनिंग लेट नाइट 8 PM यही टाइम टेबल रहता था। मॉर्निंग में मैं खुद की ट्रेनिंग करती थी, फिर स्कूल में सिखाती थी, फिर मैं दोपहर में मोस्टली NGOs में सेक्रेटरीज वुमेन एम्पावरमेंट वाला वर्क करती थी, शाम को मेरी अकेडमी। तो 3 प्रोफेशन एक दिन में चलाना बहुत हेक्टिक था, ओवर टाइम किया, हेल्थ भी ख़राब हुई क्योंकि आप डायरेक्ट एक साथ खाना खा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, काफ़ी इश्यूज आए, बट वो ठीक, तो वो काफ़ी उससे भी मिला के थोड़ा बहुत अभी थोड़ा चीज़ें स्टेबल है, और तीनों प्रोफेशन पे मैंने जो है। जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। नहीं सहना है अब किसी के अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। भेदभाव मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफ़र, अब हम नारी आगे भी बढ़कर दिखाएंगे। जिस तरह से भारत सबसे तेज़ आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। आज की महिला अपने विचारों को खुलकर दूसरों के सामने रखती है। आज महिलाएं शिक्षित हैं, उन्हें कई विषयों का ज्ञान है, वे आधुनिकता, सभ्यता और शिष्टता में तालमेल बैठाकर चलती है। आभार व्यक्त करना और गलती होने पर तुरंत उसे स्वीकार कर माफ़ी मांग लेना महिला की आदत में शामिल है। आज महिलाएं जिम्मेदार के साथ ही कितनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेती है, ये सब वे अपने प्राथमिकता अनुसार तय करती है। जितना काम वे अच्छी तरीके से निभा सकती है, उतना ही काम वे हाथों में लेती है। आज वे किसी भी प्रकार के जुल्म चुपचाप नहीं सहती और न ही दूसरों को सहने देती है। अपने प्रति गलत व्यवहार होने पर वे आवाज़ भी उठाती है कि किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता वास करते हैं। इसीलिए नारी का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पढ़ाए और आगे बढ़ाए, क्योंकि एक अच्छे समाज के लिए नारी का सशक्त होना ज़रूरी है। एक नारी ही है जो समाज का निर्माण करती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में अपने कर और धर्म को समर्पित किया है। आशा है कि आप सभी को हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।